तो स्टूडेंट्स आज के प्रैक्टिस बैच में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनकम टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बैच को फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल ना, चलिए ठीक है, ग्रेट। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है हाँ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे सेशंस को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड है, ये मेरी ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। क्वेश्चन 8 तक हम सेशन 3 में कर चुके हैं, जिसने नहीं करा आफ्टर दिस सेशन आप कवर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Mr. Ram, an Indian citizen, left India on 22nd September 2022 for the first time to work as an officer of a company in Germany। देखो मिस्टर राम जो कि एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया से पहली बार बाहर जा रहा है। ओके यानी अभी तक इंडिया में था। कब? 22nd September 2022। ठीक है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाए और सेक्शन नंबर 6 ना आए, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना यार, डेफिनेटली। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखो, हमें सेक्शन नंबर 6 ने क्या बताया है कि जब भी किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो ये 2 बेसिक कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। पहली कंडीशन होती है कि प्रीवियस ईयर, अब ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2022-23। ठीक है ना। अब इसमें वो कम से कम इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज उसका इंडिया में स्टे हो। ठीक है। या फिर सेकेंड कंडीशन क्या है जो पूरी होनी चाहिए अगर ये नहीं हो रही, कि प्रीवियस ईयर यानी 2022-23 में उसका इंडिया में स्टे एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या, कि पिछले 4 सालों में यानी प्रीवियस ईयर 22-23 से प्रीसीडिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, उसमें उसका स्टे इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज होना चाहिए। अब बात आती है कि ये सेकंड कंडीशन, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उस पर ये कंडीशन जो है वो हमारी एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, ध्यान है ना अच्छे से, कि इंडिविजुअल जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। यानी अगर उसको रेजिडेंट बनना है तो उसको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे क्या दिया हुआ है, यानी 182 डेज। तो कैलकुलेट करें, वो इंडिया से बाहर कब गया, 22nd सितंबर। अब जो बिगेस्ट क्वेश्चन आप सबके माइंड में चलता है वो ये कि मैम 22nd वाली डेट को कैलकुलेट, मतलब उसको काउंट करना है या नहीं करना। डेफिनेटली करना है, इंडिया में था ना। मैं कह रही चाहे उसकी सुबह की फ्लाइट थी, वो 1-2 घंटे इंडिया में था, बट था ना, तो उसको भी हम कंप्यूट, उसको भी हम यहाँ पर टोटल करेंगे। ठीक है, अब करते कैसे हैं, ध्यान से देखो। प्रीवियस ईयर 22-23 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, डन। चलो अब तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके हाँ, बाकी तो वो नहीं था ना इंडिया में पिछले साल। अप्रैल में कितने डेज था, जल्दी बताओ कितने डेज था, 30। अच्छा मुझे एक बात बताना, आप में से कौन ऐसा है, मैं तो देखो अभी भी कई बार ऐसी करती हूँ, जो फिंगर्स पे काउंट करते हैं। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी में 31, देन फिर 28 आ गया फेब में, फिर मार्च 31, अप्रैल 30। कौन करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। देन मई में कितने डेज हुए, 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 21 या 22, तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट द 22। ठीक है, जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है या जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है, दोनों डेज इसमें टोटल होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 22 लिखिए यहाँ पे फटाफट से, दैट इज 22। अब इसको टोटल करो, कितना आ रहा है, अप्रैल आ गया 30 डेज, कैलकुलेटर्स निकाल लो, डेफिनेटली कैलकुलेटर्स लेके बैठा करो, टेक्स्ट की क्लास है आपकी। 30, 31 एंड देन द 22, सो इट इज़ 175 डेज। कितना आया, 175। यानी बेसिक कंडीशन जो है सेकंड इस पर एप्लीकेबल ही नहीं हो रही और फर्स्ट इस पर नहीं फुलफिल हो रही, क्योंकि वो इंडिया में सिर्फ 175 डेज के लिए था। सो
दिस पर्सन इज नॉन रेजिडेंट फॉर इंडिया। समझ आ गया? चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर। मिस्टर डे जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर डे अ नॉन रेजिडेंट रिसाइडिंग इन यूएस सिंस 1990 केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर परमानेंट सेटलमेंट। अब मिस्टर डे जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, यूएस में रह रहा था 1990 से, इंडिया में आया है वो कब? 1 अप्रैल 2021 फॉर परमानेंट सेटलमेंट। अब पता है गलती क्या है यहाँ? मैम आपको पता है एग्जाम में बात बोलोगे मैम क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। कैसे क्वेश्चन गलत है? मैम 1 अप्रैल 2022 होगा। क्यों होगा भाई? उसकी मर्जी है, वो 21 में आया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन 22-23 का है तो डेट भी 22 से ही स्टार्ट होगी, नहीं, वो इसका मतलब आपको और भी एडिशनल कंडीशंस बता रहा है। ठीक है, चलो तो चेक करें। पहला तो आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 1। क्या चेक करना होता है इसमें हमें? बेसिक कंडीशंस। आइए करते हैं। सो एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? हाँ मैम वो तो करेगा ही ना, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2021 में आ गया, इंडिया में ही है। तो यानी प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तो वो हमारे इंडिया में ही था। ठीक है, तो 182 डेज से ज़्यादा था, तो हाँ वो पर्सन रेजिडेंट तो है। अब बात आती है सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 6। क्या था ये? कि पर्सन OR है या वो NOR है, ये चेक करना होता है। अब स्टूडेंट्स ऑर्डिनरीली रेजिडेंट अगर हो या नॉट ऑर्डिनरीली हो तो एडिशनल कंडीशंस में आपको कौन सी 2 कंडीशंस मैंने करवाई थी कि वो सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको करने के 2 तरीके मैं दोनों आपको बताऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। कि अगर वो पर्सन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा तो वो 2 कंडीशंस को क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी? एक तो वो प्रीवियस ईयर 22-23 से पहले के 10 सालों में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23, वो पिछले 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 सालों में इंडिया में रेजिडेंट रहा हो। स्टे नहीं कह रही मैं, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए था। ठीक है, प्लस सेकेंड कंडीशन कि वो इमीडिएटली 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, यानी हमारे प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में उसका टोटल स्टे मिलाकर इंडिया में, यानी वो रहा हो इंडिया में एटलीस्ट 730 डेज। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं मैम, क्योंकि वो तो इंडिया में फर्स्ट बार 1 अप्रैल 2021 को आया, तो 2 सालों के लिए ना तो रेजिडेंट था ना 730 दिन पूरे हो रहे, एक ही साल आ रहा है उसके पीछे। तो इसका मतलब वो पर्सन रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। क्लियर? अब इसको करने का जो दूसरा वे है मैं उसको यहाँ पर कर रही हूँ स्टूडेंट्स फ्रॉम द ब्लू मार्कर। ठीक है, तो अब उसको समझना, आपने जैसे भी कर रखा है दोनों सही है बेसिकली। तो ये मैंने OR के हिसाब से बताया कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दैट पर्सन बिकम नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे किया है तो वो भी ठीक होगा। अगर कोई पर्सन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन से वाली? आई एम राइटिंग इट बाय द ब्लू मार्कर, प्लीज 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 नोट इट डाउन। ठीक है, सो जस्ट वेट इट आउट, या लिखिए। तो देखो स्टूडेंट्स, कौन सी 2 कंडीशंस वो इस केस में जो है वो सेटिस्फाई करेगा, वो ये पहली कंडीशन तो कि वो इंडिया में एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स नॉन रेजिडेंट रहा। वाइसा वर्सा केस है तो वैसे ही पूरा हो रहा है। देखो ना, पहले में मैंने कहा कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो, अब मैं कह रही हूँ मैं दूसरे के हिसाब से ले रही हूँ नॉट ऑर्डिनरीली। तो या तो वो इंडिया में आउट ऑफ 10 ईयर्स 9 ईयर्स एटलीस्ट नॉन रेजिडेंट रहा हो, या फिर इंडिया में उसका पिछले 7 सालों में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 उसका स्टे 729 डेज या उससे कम रहा हो। तो दोनों ही कंडीशन सेम हुई, बस लिखने का हमारा तरीका फर्क है। तो इन दैट केस भी वो नॉट ऑर्डिनरीली बन जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आपको जिस भी वर्जन में लिखना है, आपको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की उससे लिखना है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यू कैन राइट इट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको अच्छे से समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात आती है, जब वो नॉन रेजिडेंट है ही, हमने ये बात कर दी, तो इन दैट केस एडिशनल कंडीशन चेक करने वाली तो यहाँ कोई बातें नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश। ओके चलो भाई, रमेश और सुरेश से मिलने से पहले एक बार जरा मैं भी अपनी सीट पे वापस आ जाऊँ, यानी अपनी उसी साइड पर। 1 मिनट रुको सर, हेयर आया। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ 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 लाइक इट, क्योंकि वो एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ आपको जो है क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश आर ब्रदर्स, दो भाई हैं, एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23. ओके, मिस्टर रमेश सेटल्ड इन कैनेडा इन द ईयर 1996 एंड मिस्टर सुरेश सेटल्ड इन दिल्ली. देखो बच्चों, अगर जो रमेश है वो दिल्ली में कनाडा में जाकर सेटल हो गया जी, ये तो 1996 में, ये कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो कनाडा है, ठीक है ना. तो इन दैट केस एक बात क्लियर हो गई कि ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है और मिस्टर सुरेश जो है वो रेजिडेंट है. ठीक है, सो पॉइंट क्लियर हो गया. अब बात आती है क्वेश्चन लिखने का तरीका, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. जिस वे में पूछ रहे हैं उसी वे में आंसर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम जब आंसर लिखेंगे, उसने कहा कंप्यूट द टोटल इनकम, तो मैं लिखूंगी भी यही, दैट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. ठीक है, ये बहुत इफेक्ट डालता है. ओके, तो किस तरीके से आप लिख रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसने भी अगर ये नोट्स डाउनलोड नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ नोट्स डाउनलोड कर लो. डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक गिवन है, आयुषी पेंसिल क्लासेस, वहाँ पे जाओ, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है और जाकर नोट्स जो है डाउनलोड कर लो. मैम कहाँ से? फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा या फिर वहाँ चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है, यू कैन आस्क देम. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर दे आस्क असेसमेंट ईयर की बताना जी. आप आंसर लिखोगे जी प्रीवियस ईयर 22-23. बात एक है, लेकिन लिखने का तरीका मैटर करेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल नाउ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. क्लियर? चलिए लिखते हैं. तो एक तरफ तो मतलब हमें बताना है नॉन रेजिडेंट कैटेगरी का कि उसकी क्या क्या इनकम टैक्सेबल होंगी, और एक बताना है रेजिडेंट का. अच्छा, कौन एनआर है, कौन आर है? मैम मिस्टर रमेश इज एनआर एंड मिस्टर सुरेश इज आर, यानी कि मिस्टर रमेश नॉन रेजिडेंट है. लिख लो. क्यों नॉन रेजिडेंट है नोट्स में बता देंगे कि भाई क्योंकि वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में था ही नहीं, तो ये नॉन रेजिडेंट है. मर्जी से लिख दोगे जी नॉन रेजिडेंट, एग्जामिनर को लगेगा आगे पीछे वाले से चीटिंग करके देखा है, तो जाकर नोट्स में लिख देंगे हम. जब आप यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो, आपको नोट्स में सारे प्रोविजंस के उसको एक्सप्लेन करना होता है, पता है ना, तो लिख देंगे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज ही सेटल्ड इन कैनेडा. चलो, तो वो इंडिया में आया ही नहीं. अब है मिस्टर सुरेश, तो ये है रेजिडेंट, और रेजिडेंट भी कौन सा? दिल्ली में ही रहता है, यानी बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और एडिशनल भी, तो ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. क्लियर? अब नॉन रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी 4 इनकम है जिन पे टैक्स लगता है, जल्दी से मुझे बताओगे. नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम अक्रूइंग इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया. इस 4 के अलावा नॉन रेजिडेंट पे कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है. ओआर के लिए सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है अनलेस एंड अनटिल दैट इनकम इज एग्जाम्प्टेड. ठीक है, आइए देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, सो हियर इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ओनली 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया. इंटरेस्ट मिला है कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे, सिर्फ 50% इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है, बाकी सब वहीं पे. नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ 50% विच इज रिसीव्ड इन इंडिया दैट शैल बी टैक्सेबल, बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको इंडिया में रिसीव हो, कहीं रिसीव हो, दुनिया के किसी कोने में रिसीव हो, अब तो चांद पे भी रिसीव हो सकता है ना. तो आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द चंद्रयान, ठीक है, तो उन दैट केस स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करेंगे. ओके, ठीक है ना, मानते हो ना, चंद्रयान 3 के बाद तो भाई अब चांद पे भी इंटरेस्ट रिसीव होगा हमें, है ना. आओ लिखते हैं स्टूडेंट. सो इंटरेस्ट कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया. तो रमेश के लिए 35,000 का इंटरेस्ट था, इसका 50% इंडिया में टैक्सेबल होगा, तो 35,000 का 50%, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लेंगे हम दिस साइड पे. ठीक है, कितना हो गया? 17,500. और सुरेश के लिए जितना भी इंटरेस्ट मिला कंप्लीट टैक्सेबल, दैट इज 40,000 रुपीज़. ओके, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, एक मिनट रुको, आई हैव टू चेंज माई साइड अगेन, है ना. चलो लिखो. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स बात आती है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन. एक बात बताओ, डिविडेंड मिल रहा है ब्रिटिश कंपनी से, लंदन में रिसीव हो रहा है, तो इंडिया का कोई लेना देना है नहीं नाम. तो रमेश के लिए तो भाई वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. क्यों टैक्सेबल नहीं होगी पता है हमें? नहीं, नोट्स में लिख दोगे कि भाई रमेश के लिए सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल होगी जो अक्रू इन इंडिया,
डीम टू अक्रू इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया और डीम टू रिसीव इन इंडिया। आप एक बारी में उस पॉइंट को एक्सप्लेन जरूर कर दोगे, तभी जो है आप क्या क्या नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे फिर लिखते रहना कि भाई डिविडेंड ब्रिटिश कंपनी का रिसीव्ड इन लंदन, तो एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो नॉट टैक्सेबल। देन सुरेश 20,000, दुनिया के किसी कोने से इनकम हो रही है जिसको तो टैक्स लगेगा, है ना, तो लगा लेते हैं इसको टैक्स 20,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर, बट वो बिजनेस जो है वो लंदन से डायरेक्ट हो रहा है, तो कहीं से हो रहा हो, हमारे नागपुर यानी हमारे इंडिया, जय हिंद जय भारत, वहाँ से वो उसका प्रॉफिट आ रहा है, यानी अक्रूवल जो है वो वहाँ पर हो रहा है। सो यहाँ पर दोनों को टैक्स जरूर लगेगा। क्लियर? कितना कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज फॉर रमेश एंड 1,40,000 फॉर द सुरेश। लिखो 1 लाख रमेश, 1,40,000 सुरेश। कहीं भी कुछ टैक्स नहीं लगाओगे, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट सिचुएशन वेरी केयरफुली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूवल भी इंडिया में जी और रिसीवेबल भी इंडिया में, तो हाँ दोनों के लिए टैक्सेबल रहेगा। 60,000, 90,000। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, अगेन बात है इंडिया से इनकम हो रही है तो उसको टैक्स लगेगा 80,000। एंड द नेक्स्ट वन इज, कितना है स्टूडेंट्स इसमें, 80,000 एंड 70,000, ठीक है, सो दोनों टैक्सेबल रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बात आती है, ये भी हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कैनेडा। कोई दिक्कत नहीं है जी, रेंडर्ड इन इंडिया है ना, हाँ मैम है, तो यानी अक्रूवल इंडिया में हुआ है तो यहाँ पर हम मानेंगे कि वो टैक्स लगेगा। सो 1 लाख रुपीज शेल बी टैक्सेबल। ओके, मैं सिंपल बात बोलूँ, इंडिया का कहीं से भी लेना देना है तो भाई हमारे इंडिया में टैक्स देकर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक दिल्ली, हाँ ठीक है ना, फिर तो टैक्सेबल है ही। 7,000 एंड 12,000 रुपये, 7,000 एंड 12,000, ठीक है, यहाँ पे इसके पास था ही नहीं कुछ। फिर आता है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। एग्रीकल्चरल इनकम हुई है एक ऐसी लैंड से जो कि आंध्र प्रदेश में है, मैम ये तो टैक्स लगेगा। स्टूडेंट बेसिकली उस पर टैक्स लगना था, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है ना, दैट एज पर सेक्शन नंबर 10 एग्रीकल्चरल इनकम अगर हमें हो रही है हमारे इंडिया से, मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, इंडिया से अगर एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड होती है, ठीक है। नोट्स में उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया एग्जाम, तो ये टैक्स नहीं लगेगा। रीजन, बिकॉज इट इज एग्जाम्प्टेड इनकम, अदरवाइज लगता, ठीक है। पढ़ाया ना मैंने आपको चैप्टर नंबर 3, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ओके, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर आता है रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट भोपाल। एक भोपाल में प्रॉपर्टी है, उस पर रेंट रिसीव हुआ, टैक्सेबल लगेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कितना, अब याद करो जरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ मिक्सिंग आती है, ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर पढ़ लिया तो बस उसी का क्वेश्चन दूसरे से लिंक नहीं हुआ, टैक्स है ये बच्चों, यहाँ पे सारे चैप्टर्स इंटरलिंक होते हैं। सो रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, मैंने आपको पढ़ाया था, कभी भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हो रही है तो उस पर स्टूडेंट डिडक्शन मिलती है फ्लैट 30% की, यानी 1 लाख माइनस 30% कितना आ गया, और उसको हम नीचे नोट्स में एक्सप्लेन जरूर करेंगे। 70,000 शेल बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर रमेश। और जरा देखिए सुरेश के लिए कितना टैक्सेबल है, 60,000 रिसीव हुआ है माइनस 30%, 42,000, ठीक है, 42,000 रुपीज शेल बी टैक्सेबल फॉर सुरेश। ओके, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 30,000 रुपीज़ का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 30,000, मैम इनकम थोड़ी ना ये पेमेंट करी है, याद करो अब सेक्शन 80C उसकी डिडक्शन मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, वो देंगे अभी, पहले जरा टोटल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सो पहले मैं रमेश की टोटल इनकम कंप्यूट कर रही हूँ, 17,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 7,000 प्लस 70,000, टोटल बिकम्स 4,34,500, 4,34,500, ठीक है। अब एक बार जरा सुरेश की इनकम देख लेते हैं, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 1,90,000 प्लस 90,000, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, ये फिगर 190 है ना, थर्ड फिगर चेक करो एक बार, 190 लिखी थी हमने, कितनी लिखी थी, 140, हाँ मुझे लग रहा था कुछ और लिखी है, तो दिस इज 140। अरे भाई डिजिटल बोर्ड्स पे लिखने में थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग ऐसी हो रही है, ठीक है,
40,000 plus 20,000 plus 1,40,000 plus 90,000, 70,000, 12,000 and the 42,000. So it becomes 4,14,000. आपका भी यही आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी, ठीक है। 4,14,000। अब क्या होगा, इसमें से हमें डिडक्शन मिलेगी। किसकी डिडक्शन मिलेगी? पहले तो स्टूडेंट सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना? 30,000 की वो डिडक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 30,000 की एक डिडक्शन। नेक्स्ट हम डिडक्शन किसकी लेंगे? याद करो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 80 TTA। क्या कहता है सेक्शन 80 TTA? तो एज पर सेक्शन 80 TTA अगर कोई रेजिडेंट पर्सन इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, ठीक है, कोई भी रेजिडेंट हो, चाहे NOR हो चाहे OR हो, वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है इंडिया में किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट से, ठीक है, तो उसके केस में उसको अप टू ₹10,000 की डिडक्शन मिल जाती है, मिलती है ना। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट मिल रहा है यूको बैंक दिल्ली से 12,000 रुपये का। देखो NR को नहीं मिलेगी डिडक्शन या मिलेगी, पहले तो ये बताओ। एज पर द नॉन अमेंडेड तो नहीं मिलती थी, मतलब पहले। अब मैंने क्या पढ़ाया था अमेंडमेंट्स में, मिलती है नहीं मिलती? मिलती है, ठीक है। तो याद से इसको एक बार इसको मार्क करो, मैंने नोट्स में आपको लिख दिया है। तो 80 TTA की पहले नहीं मिलती थी, अब मिलती है, तो 10,000 की तो यहाँ हो गई, और नॉन रेजिडेंट को भी ये डिडक्शन मिल जाएगी 7,000 की। मैम वैसे आपने क्या बताया था, ये अमेंडमेंट क्यों आई थी? इसलिए आई थी वरना नॉन रेजिडेंट्स कह रहे थे फिर आपके इंडिया में हमारा पैसा डिपॉजिट करने का क्या फ़ायदा, कि आप अपने सिर्फ रेजिडेंट वाले को आप डिडक्शन दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे, ठीक है। सब दोनों को मिलती है। तो टोटल इनकम आ गई 4,27,500 और सुरेश की 3,74,000। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आपको और भी कुछ लग रहा है ना कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर के लिए यू वांट कि मैम ये चीज़ भी कवर करवा दो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, सो फॉर श्योर यू कैन टेल मी आउट। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो क्या है, बहुत जल्दी स्टूडेंट्स, आई थिंक विद इन अ वीक, ठीक है, सो टुडे इज 5 सितंबर, आई थिंक अप टू 10 सितंबर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और वो इंट्रोडक्टरी ऑफर होगा मेरे लिए, ठीक है। तो वो आपके लिए सीरीज अवेलेबल रहेगी एट अ वेरी 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 नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है। उसको जिससे भी ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन इट आउट, बिकॉज आपको पता है MCQ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जाम्स। ऐसी सीरीज कैसे होगी, तो आप जैसे KBC होता है ना, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना है, और साथ ही साथ में मैं आपको वहाँ पे रिजल्ट भी प्रोवाइड करूँगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। आपको बताना है करेक्ट है या नहीं है। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस इज टू बी टैक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। उसने कहा जो भी इनकम डीम्ड टू अराइज और अक्रू इन इंडिया है एक नॉन रेजिडेंट को, कैसे, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी या FTS दैट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो वो हमारे जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा उसकी इनकम में वो ऐड ज़रूर होगा, चाहे वो कहीं का भी हो, टेरिटोरियल नेक्सस के इर्रिस्पेक्टिव। जल्दी बताओ मैम, ये ना FTS जब भी पढ़ो ना तो सेक्शन नंबर 9 याद आ जाता है, तो गलत ही क्या याद आ रहा है, जल्दी बताओ मैंने इसमें आपको क्या बताया था। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 9 में कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, जब उसको कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, मतलब उसकी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो वो उसके लिए टैक्सेबल तो रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन, टेरिटोरियल नेक्सस का यहाँ मतलब हुआ कि चाहे उसका इंडिया में रेजिडेंस हो चाहे ना हो, प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई बिजनेस कनेक्शन हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे उसने अपनी सर्विसेज जो है वो इंडिया में दी हो चाहे ना दी हो, लेकिन अगर उसको हमारे इंडिया से कोई रॉयल्टी, इंटरेस्ट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो उसकी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, सो दैट शुड बी टैक्सेबल। सो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, एग्जामिन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। आपको बताना है रीजंस के साथ क्या इंडिया में इन इनकम पर रेसिपिएंट को टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो चेक करें, आइए स्टूडेंट्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हम ये देखेंगे जो रेसिपिएंट है उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। फर्स्ट, सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर 7 लाख रुपीज फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है,
कि एक पर्सन है जॉन, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉन को कुछ सैलरी पे करी है। कितने की सैलरी पे करी है? 7 लाख रुपए की। क्यों सैलरी पे करी है? कि वो अपनी सर्विसेज दे उनको, कहाँ पर दे? आउटसाइड इंडिया, ठीक है, यानी वो बाहर जाकर भी उनके लिए कुछ काम कर रहा है। अब बात आती है कि टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है ना स्टूडेंट, तो उस इनकम का लिंक हो गया हमारे इंडिया से। अब देखो, तो एज पर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3, मैम इतना अगर याद ना हो, सिर्फ सेक्शन 9 याद रख लेना। मैंने आपको बोला था जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी कोई भी गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को कोई सैलरी दे रही है कि वो बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उसको मान लेंगे दैट शैल बी डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया, ठीक है। अब डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया ये है, तो इस पे यहाँ पे कितना लगेगा? टैक्स लगेगा 6,50,000 पर, ठीक है, मतलब दैट इज द अमाउंट। मैम 7 लाख का अमाउंट था, 6.5 लाख क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 7 लाख या कितने भी अमाउंट पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 रुपये की, ठीक है, तो 6.5 लाख रुपये यहाँ गया। ओके, पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ₹5 लाख बाय अ नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से एट मुंबई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक तो इस लाइन को समझो, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर के किसी पर्सन ने हमारे इंडिया के पर्सन से 5 लाख रुपए, उसने कुछ मनी बोरो करी और अब वो उसको उसके लिए 5 लाख रुपए पे कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। सो देखो, जो अब उसने इंटरेस्ट पे करा इंडिया में बाहर के किसी पर्सन को, मैंने आपको सेक्शन नंबर 9 में पढ़ाया था कि ऐसे केसेस में अगर हम नॉन रेजिडेंट को कोई मनी दी है, ठीक है, वो पैसा वो यूज़ कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है? बिजनेस कनेक्शन हमारे इंडिया में है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो रेसिपिएंट है जिसको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। नॉन रेजिडेंट ने वो पैसा अगर हमारे इंडिया के ही बिजनेस कनेक्शन के लिए यूज़ किया तो हम मान लेंगे ये इनकम बन जाएगी हमारी डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया। समझ आ गया ना? डीमिंग क्लॉज लग जाएगा, तो दैट शैल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ 19,000 रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट एसएससी मिस्टर राम एज 46 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है स्टूडेंट कि पोस्ट ऑफिस से कुछ सेविंग बैंक इंटरेस्ट अमाउंट मिला 19,000 रुपीज़ का, रेजिडेंट एसएससी राम को रिसीव हुआ। मैम कितना टैक्स लगेगा? टैक्स तो लगेगा ऑब्वियसली, राइज भी इंडिया में है, रिसीव भी इंडिया में है। देखो, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि मिला किसको है? रेजिडेंट को ही मिला है। अब इस केस में स्टूडेंट्स 19,000 रुपीज़ में से ना कुछ डिडक्शन मिलेंगी। याद करो, मैंने आपको डिडक्शन पढ़ाई थी एक पोस्ट ऑफिस वाली, कितनी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पे जितना भी इंटरेस्ट मिलता है 3,500 रुपये क्या होता है? एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है, तो 3,500 रुपीज़ ये वाले एग्जाम्प्ट हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, ये कितना आ गया पहले निकालो, कौन से वाली डिडक्शन दी मैंने? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की। चलो 19,000 माइनस 3,500 तो इट बिकम्स 15,500। फिर आता है, अभी पढ़ाया सेक्शन नंबर 80 TTA, क्या बोला उसने? किसी भी सेविंग से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में स्टूडेंट्स अदर देन सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अप टू 10,000 रुपीज़ जो है वो वहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। मैम सीनियर हो तो फिर वो 80 TTB वाली कैटेगरीज एंड ऑल वो भी लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 10,000 रुपये और माइनस हो गया, तो टैक्स तो लगेगा, लेकिन 19,000 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये पे टैक्स लगेगा। ये था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, रॉयल्टी पेड बाय अ रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस कनेक्शन आउटसाइड इंडिया। क्या है स्टूडेंट? रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे करी है, हमारे इंडियन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे करी है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के बाहर कुछ अपना काम वगैरह चला रहा था। टैक्स लग रहा है? नहीं मैम, रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को करी है, यानी या तो ना तो ये जो इसमें डीमिंग अप्रूवल आता है वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा ना, पढ़ाया था मैंने आपको, खुद भी देखो जिसने मेरे साथ ये पॉइंट नहीं करा था स्टूडेंट। रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी है, यानी रिसीव तो आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है, ठीक है, चलो आर को मिल नहीं रहा, उसकी एक्सपेंडिचर है। सेकेंड, वो कह रहा है बिजनेस भी वो इंडिया के बाहर करेगा, यानी ये तो डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया भी नहीं है, सो इन दैट केस दैट शैल बी नॉट टैक्सेबल। क्लियर? हाँ, मैंने सबके रीजंस यहाँ पर दिए हुए भी हैं नीचे, वैसे तो अब आप समझ ही चुके हैं, अभी मैंने पढ़ाया आपको। लीगल चार्जेस ऑफ ₹5 लाख पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट अ केस एट द दिल्ली हाई कोर्ट।
लीगल चार्ज पे करा 5 लाख रुपए, कहाँ पे करा है? दिल्ली में, यानी रिसीव्ड हुआ है उसको दिल्ली में, ठीक है। किसको? यूके का कोई लॉयर है, वो इंडिया के दिल्ली हाई कोर्ट में आया, वहाँ केस लड़ा। स्टूडेंट रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुआ है, तो ऑब्वियसली इस लॉयर के लिए, जो कि यूनाइटेड किंगडम का लॉयर है, उसके लिए अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। ये तो सिंपल सा रिसीव हो गया। ओके, चलो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कवर होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना? ग्रेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर श्रीधर, एज 45 ईयर्स, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस in India, was transferred to Indian Embassy in Australia on 15th March 2022. His income during financial year 22-23 is given here. वो कह रहा है कि सुनो ध्यान से, एक तो बात सुनो, एक पर्सन है श्रीधर, उसकी एज है 45 ईयर्स, यानी सीनियर सिटीजन नहीं है। एज मैटर करती है, पता है ना? ये तो वो क्या कर रहा था, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर रहा था इंडियन में, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसको एम्बेसी में ट्रांसफ़र कर दिया ऑस्ट्रेलिया, इंडियन एम्बेसी ट्रांसफ़र हो गया उसका ऑस्ट्रेलिया में। कब गया वो? 15 मार्च 2022। हमें कैलकुलेट करनी है इनकम फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो एक तो उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। मैम 15 मार्च को गया, प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, यानी इस साल वो इंडिया में था ही नहीं। समझ आई बात? तो वो स्टूडेंट, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो इंडिया के लिए क्या बना? मैम वो बेसिक कंडीशंस चेक कर ले क्या? आइए स्टूडेंट बेसिक कंडीशंस भी चेक कर लेते हैं। तो देखो पहली बात तो जस्ट वेट इट आउट। हाँ देखो, तो पहले बेसिक कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी 182 डेज या 60 डेज वाली। मैम यहाँ तो ना और कुछ चेक ही क्या करें, चलो भाई एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गया, लेकिन सिंपल सी सेम बात तो ये आ रही है कि वो इंडिया में एक भी दिन नहीं था, तो वो बन गया नॉन रेजिडेंट। क्लियर? अब नॉन रेजिडेंट के लिए क्या क्या इनकम टैक्सेबल होती हैं? सिर्फ 4 इनकम अक्रू इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया, रिसीव एंड डीम टू रिसीव। जो ऐसी है उसको टैक्स लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट लिख देंगे दैट एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बेसिक कंडीशंस बता देंगे, तो वो क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट। फिर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 2 ने हमें बताया था नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इनकम टैक्सेबल है अक्रू, डीम टू अक्रू, रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया। अब उसके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला आया, रेंट फ्रॉम अ हाउस situated in Australia, received amount in Australia, thereafter remitted to Indian bank account। उसका कोई घर है जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं से इनकम आ रही है, यानी अक्रूवल ऑस्ट्रेलिया, रिसीव भी ऑस्ट्रेलिया, बाद में इंडिया में भेजा। स्टूडेंट रेमिट करने का मतलब होता है एक तरीके से अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर देना। दैट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज वो कोई इनकम नहीं हो रही, वो इनकम उसको हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, एनआर है, तो ये रहेगी नॉट टैक्सेबल। समझ आ गया ये पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ना जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा जिसमें सैलरी भी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट भी है, लिखने का तरीका क्या होगा? अब एक बार ये देखो। एक तो यहाँ देखो उसने पूछा क्या है, उसने कहा कंप्यूट हिज जीटीआई फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। लिख लेते हैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी देने वाली हूँ। सो बिल्कुल से क्या रहना है, एक्टिव रहना है क्लास में। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर्स आई कैन एश्योर यू, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, प्लस जो मैं आपको होमवर्क दूँ वो कंप्लीट कर लो ना, तो स्टूडेंट्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इन योर एग्जामिनेशन। आपको कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब बहुत सारे हेड से इनकम आ जाएगी, अब आप हेड्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला, सैलरी से जो भी इनकम आ रही है, एग्जाम आ रही है, टैक्सेबल जो भी। सेकंड, अब ये थी हाउस प्रॉपर्टी, तो लिख लेंगे पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रीज़न अभी मैंने आपको बताया कि वो है ही नहीं इंडिया में कुछ भी, तो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, सो ये आ गई मिल। फिर बात आती है इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। ये किस में जाता है स्टूडेंट, जल्दी से बताना मुझे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, मैम टैक्सेबल तो रहेगा। हाँ, कौन सा है? अदर सोर्सेज। ठीक है, तो अदर सोर्सेज में इसको लिख लेंगे। अदर सोर्सेज में क्या ये इनकम टैक्सेबल रहेगी? हाँ मैम, क्योंकि इंडिया का बैंक अकाउंट है। अब लेकिन उसको मिला कितना अमाउंट है? उसको मिला है 4500 रुपीज़। अगेन लिखो पहले तो 4500 माइनस क्या कर देंगे इसमें से? माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स हम इसमें से 3500 रुपीज़। मैम क्यों माइनस करवा रहे हो? अभी मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक से किसी को भी, चाहे एनआरबी हो,
उसको भी इनकम मिलती है, तो 3,500 रुपये तक का वो एग्जाम्प्ट होता है। अब कहोगे मैम यहीं पे लगाओ ना 80 TTA, मैं डेफिनेटली लगाती, लेकिन मेरी ना यहाँ पे बात सुनो स्टूडेंट, उसने हमसे नेट टोटल इनकम नहीं पूछी, ग्रॉस पूछी है, और 80 TTA वाली डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से दी जाती है, ठीक है। तो नीचे सिर्फ नोट में दे देंगे कि भाई अगर GTI में से वो भी माइनस होगी, इट वुड बी डिडक्टेड, करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझसे पूछी ही ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। GTI निकाल के फिर लेस होता 80 TTA की डिडक्शन, बट यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नाउ स्टूडेंट, फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो देखो कोई भी अलाउंस अगर बाहर फॉरेन में दिया जा रहा है और वो गवर्नमेंट दे रही है तो वो रहता है हमारे पास नॉट टैक्सेबल, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये टोटल ज़रा देखते हैं कितना आ गया अब हमारे पास। अच्छा एक सैलरी का पॉइंट था वो रह गया है, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन गवर्नमेंट अगर बाहर किसी को सैलरी दे रही है सो दैट विल बी डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया। सो 9,25,000 टोटल कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये 9,25,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ जी सबको मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेटर्स निकालो, 9,25,000 माइनस 50,000 8,75,000, इधर से हाउस प्रॉपर्टी की नील आ गई, ये आ गई 1,000 रुपीज़, तो ये आ गया 8,76,000। यहीं तक क्वेश्चन उसने पूछा है तो मैं बता रही हूँ ग्रॉस टोटल इनकम। बट द फैक्ट स्टूडेंट्स कि देखो उसने मुझसे ग्रॉस टोटल इनकम पूछा, मैंने 876 लिख दिया। अगर क्वेश्चन कंप्लीट वो पूछता, टोटल इनकम पूछता, तो यहाँ पे मैं डिडक्शन देती उसको, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA 1,000 रुपीज़ की डिडक्शन आती, क्यों अप टू 10,000 क्योंकि वो एग्जाम होता है, तो ये 8,75,000 हो जाता। बट इन एग्जामिनेशन वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस पार्ट। क्यों मैम, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसने पूछा ही सिर्फ ये है, तो ये बता देंगे कि उसको ऐसा ना लगे हमें पता नहीं था, नीचे नोट में लिख कर, ठीक है, कि उसमें से इट वुड बी डिडक्टेड। हम नहीं कर रहे क्योंकि GTI पूछा था। क्लियर? समझ आ गया? सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। मैम होमवर्क क्या है? सो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको वो होमवर्क में करने हैं। आई होप सबके अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। इन केस यू गॉट एनी डाउट इन दीज क्वेश्चन तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पहले तो अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ प्रैक्टिस बैच कैसा लग रहा है, एंड यस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज डेली बेसिस पे हम जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा अब बात आती है मैम होमवर्क में डाउट हुआ तो कैसे पूछ सकते हैं। पहला, यू कैन आस्क इन द यूट्यूब और इन द फेसबुक कमेंट सेक्शन। सेकेंड स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप पे चैट बॉक्स है, यू कैन डायरेक्टली चैट फ्रॉम देयर ऑल्सो। थर्ड स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स आयुषी बंसल क्लासेस अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप। तो ये कुछ वेज हैं, यू कैन आस्क। अगर आप पूछना चाहते हो सो आप कुछ अगर सोशल मीडिया वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे, ईमेल पे पूछ सकते हो support@ayushibansalclasses.in। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। कल मिलेंगे स्टूडेंट्स, यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों पे आने वाले हैं लेक्चर्स। तो आई होप लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। कमेंट, लाइक, शेयर प्लीज़ ज़रूर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।